नया डिजिटल युग से दृष्टि 2030 तक। कभी यह यात्रा एक साधारण वेबिनार से शुरू हुई थी, संवाद का एक छोटा सा प्रयास, ज्ञान को साझा करने का एक मंच। परंतु समय के साथ यह प्रयास एक आंदोलन बन गया। 101वें वेबिनार से शुरू हुआ नया डिजिटल युग आज 200 की दहलीज पार कर चुका है। 100 वेबिनार, सैकड़ों प्रतिभागी, 100 से अधिक विशेषज्ञ और लगभग 150 घंटे का डिजिटल ज्ञान संग्रह। यह केवल संख्या नहीं, यह निरंतरता का प्रमाण है। यह केवल आयोजन नहीं, यह विश्वास की कहानी है। जब मीडिया बदल रहा था, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवाद को नया आकार दे रही थी, जब डिजिटल दुष्प्रचार चुनौती बन रहा था, तब इस मंच ने प्रश्न उठाए, उत्तर खोजे और विमर्श को जीवित रखा। यह श्रृंखला सिद्ध करती है कि तकनीक केवल माध्यम है, विचार ही वास्तविक शक्ति है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए विद्वान, पद्म सम्मानित व्यक्तित्व, वरिष्ठ पत्रकार, नीति विशेषज्ञ, सभी ने इस मंच को समृद्ध किया। यह अब केवल वेबिनार नहीं, एक राष्ट्रीय बौद्धिक नेटवर्क है। आज जब हम द्विशतक की ओर बढ़ रहे हैं, हम केवल अतीत को नहीं देख रहे, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। दृष्टि 2030, एक ऐसा समय जहां संवाद सीमाओं से परे होगा, डिजिटल अभिलेखागार शोध का आधार बनेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्ञान का सहयोगी बनेगी और युवा शोधकर्ता इस मंच की ऊर्जा बनेंगे। कम्युनिकेशन टुडे की यह यात्रा हमें सिखाती है कि निरंतरता से विश्वास बनता है, विचार से परिवर्तन आता है और संवाद से समाज आगे बढ़ता है। यह श्रृंखला केवल वीडियो का संग्रह नहीं, यह हमारे समय का दस्तावेज है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक संदेश है। ज्ञान रुकना नहीं चाहिए, संवाद थमना नहीं चाहिए और डिजिटल युग में अकादमिक विमर्श और भी सशक्त होना चाहिए। द्विशतक केवल एक संख्या नहीं, यह एक संकल्प है। 2030 तक और उससे आगे भी यह मंच राष्ट्रीय से वैश्विक, डिजिटल से मानवीय और संवाद से आंदोलन की ओर बढ़ता रहेगा, क्योंकि संवाद ही भविष्य है, ज्ञान ही शक्ति है और निरंतरता ही विरासत है। कम्युनिकेशन टुडे वेबिनार द्विशाटक, अ डिजिटल नॉलेज क्रॉनिकल। नमस्कार मित्रों, ये हमारी यात्रा की छोटी सी झलक और आप सभी का स्वागत। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 219वीं कड़ी में, और जैसे कि हमारी परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले सरस्वती वंदना की हम प्रस्तुति करते हैं और ये प्रस्तुति कर रही हैं प्रियंका सिंह। प्रियंका जी भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में अध्यापन के साथ साथ वहां की जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों का भी देखरेख कर रही हैं। इसके अतिरिक्त वे जो अकादमिक गतिविधियां हैं अपने इंस्टीट्यूट की, प्रकाशन से लेकर के एक मीडिया कर्मियों की नई पीढ़ी को तैयार करना, उसमें भी पूरी समर्पित भाव से जुड़ी हुई हैं। इस राष्ट्रीय वेबिनार जो संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है, इसके संयोजक के रूप में आप पिछले करीब 2 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिक्षण में आने से पहले आप रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी और रेडियो आपका विशेषज्ञता का क्षेत्र है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता राष्ट्रीय संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने अपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और अब पॉडकास्टिंग पर आप पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। Thank you, sir. So before we begin with our webinar, let's remember Ma Saraswati through this vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेकी रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन अब बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेकी रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेकी रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
It's my privilege to welcome you all in our 219th session on globalization, digital media, and artificial intelligence reshaping communication in this 21st century. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 30-year-old bilingual media quarterly journal considered as a lighthouse of media professionals, and Bharati Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, which is a 60-year-old institutions, have hands joined together to organize this media lecture series in online. So we are an era where restrictions are blurring, content is instant, and algorithms are becoming co-authors of our news. Globalization has expanded our audience, digital media has transformed our platform, and of course, AI is now redefining how we create, verify, and consume information. साधारण लैंग्वेज में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं संचार का स्वरूप ही बदल गया है. To help us navigate the shift, we are honored to have with us our eminent speaker, Dr. Anjani Kumar Jha, sir, Head of Department of Media Studies, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar. Sir will definitely bring us academic insight and field experience on media, technology, and society. We look forward to listen his views on how these three forces are reshaping journalism, public discourse, and communication ethics in this 21st century. I request all participants to keep your questions ready after in Q&A session after the session. After this discussion session, let's make this interactive and thought-provoking session. With that, I invite Dr. Anjani Kumar Jha sir to take us through this important subject. Thank you so much, sir. थैंक यू. परम आदरणीय प्रोफेसर संजीव आनावत जी. नहीं अभी अंजनी जी अभी रुकिए, अभी कुछ हमें और मतलब आपका अभी स्वागत सम्मान भी करना है जी. जैसे कि हमारी परंपरा है, हम हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं, क्योंकि ये आभासी मंच पर आयोजन किया जा रहा है, हमने विकल्प तलाशे हैं आभासी तरीके से ही हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं, आमंत्रित वक्ता हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करने का. तो ई बुके से स्वागत करने के लिए मैं फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से. और ये भी अद्भुत संयोग है, जब अंजनी जी दिल्ली में अपना अध्यापन कार्य कर रहे थे, वो प्रियंका जी उस समय उनकी विद्यार्थी भी रही थी. तो एक विद्यार्थी के माध्यम से अपने गुरु का सम्मान, ये भी अपने आप में एक अनोखा क्षण है. मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह से कि वे अंजनी जी का एक ई बुके से स्वागत अभिनंदन करें. जी सर, बिल्कुल सर. ये हमारे तरफ से आपके लिए ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट, और अपने टीचर का इस तरीके से वेलकम करना, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर, एंड यूर मोस्ट वेलकम. इस बुके के थ्रू आप सबके लिए ये मैसेज है, जिस तरीके से इसकी फूलों की खुशबू है उसे आप फील करें, अपने लाइफ पे इम्बाइब करें. इसकी जो रोशनी है, इसकी जो क्रिएटिविटी है, उसे भी अपने लाइफ में इम्बाइब करें और उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं. सो दिस इज द मैसेज थ्रू दिस ई बुक. थैंक यू सो मच एवरीवन. ये फूल भले ही कृत्रिम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन फूलों के सौंदर्य को देखते हुए आप इसमें निहित सुगंध का भी एहसास कीजिए. और ये सुगंध, ये जो हमारी ज्ञान यात्रा है, जो 6 वर्ष पहले शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर, उसके पीछे हमारा भाव यही था कि जब सब कुछ थम गया है कोविड में और भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया, तब कैसे हम विचार विमर्श की इस प्रक्रिया को अनवरत जारी रखें. इस आभासी मंच का सहारा लेकर के हमने यात्रा शुरू की. आज 500 से अधिक विशिष्ट वक्ता जीवन के विभिन्न अनुशासनों से, विषयों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये सारे डेलिब्रेशन, सारी चर्चाएं हम रिकॉर्ड करते हैं और अपने YouTube चैनल पर इसको हम, जो मित्र किसी कारण से ऑनलाइन नहीं जुड़ सके, वो जब चाहें कहीं भी हो, जिस विषय में उनकी रुचि हो, उसको न सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि अपनी टिप्पणियों के माध्यम से इस विचार विमर्श को और आगे बढ़ा सकते हैं. आप सभी से अनुरोध, हमारी वेबसाइट communicationtoday.net, जिसपे कम्युनिकेशन टुडे जो हमारा प्रिंट एडिशन है, उसकी भी ये 3 दशक की यात्रा, सारे अंक वहां उपलब्ध हैं, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं मीडिया से संबंधित, और हमारे इस ज्ञान यात्रा के आप सहयात्री बने ताकि ये इसी तरह से श्रृंखला आगे चल सके. इसके पूर्व मैं अंजनी जी को यहाँ आमंत्रित करूं. मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि के रूप में अपनी बात कहना चाहूंगा, उसके बाद इनका विस्तृत परिचय, और अंजनी जी को आमंत्रित करेंगे अपनी बात कहने के लिए. जैसा विषय बताया गया आपको, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल मीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीशेपिंग कम्युनिकेशन इन 21st सेंचुरी. वैश्वीकरण, डिजिटल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
21वीं सदी में संचार का बदलता हुआ स्वरूप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10-15 वर्षों में संचार की दुनिया जिस तेजी से बदली है, शायद पिछले 4-5 दशक में वो परिवर्तन हमने नहीं देखा। 21वीं सदी को यदि संचार क्रांति का युग कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैश्वीकरण, डिजिटल मीडिया और कृत्रिम बौद्धिकता ने मिलकर संचार की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। आज सूचना केवल कुछ संस्थानों तक सीमित नहीं है। वो दौर गए जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से कहता था, बेटा ये किताब पढ़ लेना, बहुत बढ़िया है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब ये किसी एक के पास सीमित नहीं है, अब हर व्यक्ति के पास सारी की सारी सूचनाएं उपलब्ध है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति तक कुछ ही सेकंड में हम सूचनाओं को भेज सकते हैं। इस परिवर्तन ने न केवल संचार की गति को बढ़ाया है, बल्कि उसके स्वरूप, प्रभाव और चुनौतियों को भी एक नई दृष्टि दी है, नया आयाम दिया है। वैश्वीकरण ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में बदल दिया है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियां अब राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर वैश्विक स्तर पर संचालित की जा रही हैं। इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों की भूमिका निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही है। उपग्रह प्रसारण, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच एक पारस्परिक संवाद को स्थापित किया है। आज किसी भी देश की घटना मिनटों में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाती है। ट्रंप जब इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन करते हैं और उनके बीच में गाली गलौच होती है, हॉट टॉक्स होती हैं, ये क्षण भर के अंदर पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है। जहां पहले घंटों लगते थे, हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है। डिजिटल मीडिया ने इस वैश्वीकरण को और गति प्रदान की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन समाचार पोर्टल, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं सूचना के प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन जैसे मंचों ने प्रत्येक व्यक्ति को संभावित कम्युनिकेटर बना दिया है, संचारक बना दिया है। अब सूचना का प्रवाह केवल ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता है, बल्कि हर व्यक्ति सूचना का, कंटेंट का, इंफॉर्मेशन का निर्माता है, उसका प्रसारक है, ब्रॉडकास्टर है और कहीं कहीं या उपभोक्ता भी बन गया है। हालांकि डिजिटल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां हमारे सामने आई है। फेक न्यूज, दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, सूचना प्रदूषण, न जाने कितनी समस्याएं हैं जिसको लेकर के आज दुनिया भर में चिंता प्रकट की जा रही है। कानून बनाए जा रहे हैं, रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, मीडिया लिटरेसी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, कई तरह से कोशिशें की जा रही है। सूचना की अधिकता, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, उस दौर में विश्वसनीयता और सत्यता को पहचानना अपने आप में एक चुनौती हो गई है। इसी परिदृश्य में कृत्रिम बौद्धिकता एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है। एआई आधारित तकनीकें आज समाचार लेखन, अनुवाद, कंटेंट निर्माण, डेटा विश्लेषण, ऑडियो वीडियो संपादन, व्यक्तिगत संचार तक उसका उपयोग हो रहा है। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड और अन्य अनेक तरह के जनरेटिव एआई उपकरणों ने जो कंटेंट बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कितना तेज और प्रभावशाली बना दिया है, हम सब जानते हैं। हम सब उसका उपयोग किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। और अब इनके विविध क्षेत्रों की भांति पत्रकारिता में जिस तरीके से एआई का उपयोग बढ़ रहा है, समाचार संस्थान स्वचालित रिपोर्टिंग, डेटा जर्नलिज्म, फैक्ट चेकिंग, पाठक की रुचियों का विश्लेषण या एनालिसिस करने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है और सूचना प्रसार की गति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर डीप फेक वीडियो, एआई जनित भ्रामक सामग्री, एल्गोरिदम पक्षपात जैसी समस्याएं भी हमारे सामने आई है। 21वीं सदी का संचार केवल तकनीक का प्रश्न नहीं है मेरी दृष्टि में, बल्कि यह नैतिकता, विश्वसनीयता और मानवीय मूल्यों का विषय है। यदि एआई और डिजिटल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाएगा तो यह मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र और सामाजिक समावेशन के शक्तिशाली उपकरण बनेंगे। कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण, डिजिटल मीडिया और कृत्रिम बौद्धिकता ने संचार के स्वरूप को अभूतपूर्व तरीके से प्रभावित किया है, परिवर्तित किया है। ये परिवर्तन अवसर और चुनौतियां, नई संभावनाएं हमारे सामने लेकर के आए हैं। 21वीं सदी में सफल संचारक वही होगा जो तकनीकी नवाचार और मानवीय मूल्यों के बीच एक समन्वय स्थापित कर सके, एक संतुलन स्थापित कर सके। और यही समन्वय और संतुलन हमें एक से अधिक समावेशी
और उत्तरदायी वैश्विक समाजों की ओर ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। आइए इस विषय पर विस्तार से सुनते हैं डॉक्टर अंजनी कुमार झा को। डॉक्टर अंजनी कुमार झा, जैसा बताया गया, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के मीडिया स्टडीज विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो प्रिंट पत्रकारिता, पर्यावरणीय विमर्श और राजनीतिक संचार है। वर्ष 2011 में आपने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 2006 में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर से आपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी विषय में भी अपना मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की है। मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में उनका 2 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने भोपाल, दिल्ली और जयपुर के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया है। वे टाइम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया स्टडीज IIAS दिल्ली तथा नीम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में भी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर झा ने पीएचडी कोर्स वर्क, MPhil, MJMC और पत्रकारिता जनसंचार के स्नातक पाठ्यक्रमों का भी अध्यापन किया है। शोध निर्देशन के क्षेत्र में भी उनका विशिष्ट योगदान रहा है। उनके निर्देशन में अनेक विद्यार्थियों ने अपनी पीएचडी और लघु शोध प्रबंध डिसर्टेशन पूरे किए हैं। वे एक सक्रिय लेखक और संपादकीय व्यक्तित्व के धनी हैं। अब तक उनकी 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त अनेक शोध पत्र प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और जहां तक मुझे याद है, कम्युनिकेशन टुडे को भी सौभाग्य मिला है उनके कुछ शोध पत्रों का प्रकाशन करने का। 54 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं आपने और जनसंचार विमर्श पत्रिका के एसोसिएट एडिटर भी आप रहे हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न निजी समाचार मीडिया चैनलों पर वे नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। उनके अकादमिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेक पुरस्कार और फेलोशिप से भी इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अंजनी कुमार झा का व्यक्तित्व एक समर्पित शिक्षक, कुशल प्रशासक, सक्रिय शोधकर्ता और संवेदनशील मीडिया चिंतक के रूप में स्थापित है। पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशिष्ट और प्रेरणादायक योगदान रहा है। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार झा से अनुरोध करूंगा कि आज का ये जो विषय है, मीडिया का जिस तेजी के साथ ग्लोबलाइजेशन हुआ है, नई संभावनाएं, नई चुनौतियां उभरी है, उस संदर्भ को आप किस रूप में देखते हैं आज के इस परिवेश को। आइए सुनते हैं डॉक्टर अंजनी कुमार झा को। जी धन्यवाद। परम आदरणीय प्रोफेसर संजीव भारावत जी, मेरी छात्रा रही जो प्रियंका, बड़ा ही दिलचस्प विषय आपने चुना है और आपके मार्गदर्शन में हम हजारों लोग यहाँ पर काम करते हैं और कई सारे मुद्दों पर जब आपसे बातचीत होती है तो बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने को मिलता है। दोस्तों, भूमंडलीकरण के इस दौर में मीडिया पर सबसे ज्यादा गाज गिरी है और इस भूमंडलीकरण का एक बहाना बनाया गया। उस बहाने के तौर पर पूरा का पूरा जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में हावी हो गई। नतीजन ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट जो हाउस हैं उनका कब्जा कुछ देशों पर हो गया और वही पूरी की पूरी दुनिया को अब संचालित करने लगे। मीडिया भी अछूता नहीं रहा, इसलिए रूपर्ट मर्डोक ने जब इसकी शुरुआत की स्टार से, स्टार न्यूज की, जो हमारे यहाँ अब एबीपी जो न्यूज के रूप में जो अब तब्दील हो गया है, तो रूपर्ट मर्डोक का कब्जा था अमेरिका में और अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन देशों में कौन सी सरकार बनेगी और कैसे बनेगी, कौन से स्कैंडल आएंगे, इन सारे स्कैंडलों का के साथ साथ सरकार के साथ जो तमाम तरीके की जो चुनौतियां आती रही और उनके साथ जो बार्गेनिंग होती रही, वो बार्गेनिंग की कैपेसिटी को रूपर्ट मर्डोक जैसे पूंजीपतियों ने बढ़ावा दिया और वो बढ़ावा देने के बाद ये धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गई। अब दुनिया में फैलने के बाद जो गल्फ कंट्री है, उस गल्फ कंट्री में भी जो अखबार हैं वो पूरी तरीके से सरकार के द्वारा नियंत्रित है। अभी अभी जो हंगरी का अगर हम मामला देखेंगे तो हंगरी में भी तो मीडिया का गला घोटा गया और गला घोटने के बाद भी वहां पर ऑटोक्रेटिक जो है वो सरकार बनती रही। तमाम जो कम्युनिस्ट जो देश हैं वहां भी यही स्थिति है। चीन जैसे देश में भी
यही स्थिति है रसिया में है, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया और हंगरी से लेकर इन देशों के साथ साथ जहाँ कम्युनिस्ट देश है वहां पर मीडिया का पूरी तरीके से गला घोंटा गया। और जो पूंजीवादी जो देश है वहां भी यही स्थिति है। अब सवाल उठता है कि ये भूमंडलीकरण का फायदा किसको हुआ? उस भूमंडलीकरण का केवल और केवल फायदा जो कॉर्पोरेट हाउस है उनमें हुआ, और उनकी जो आय है, उनकी जो आमदनी है वो हजारों गुना बढ़ गई। उसी के साथ साथ जो भ्रष्टाचार है वो भी बढ़ गया और सरकार के साथ एक बढ़िया एक तालमेल बनता गया। वैसी स्थिति में मीडिया में जो तकनीकी जिस हम बदलाव की बात करते हैं वो तकनीकी की बदलाव नहीं है, वह तो पूरी तरीके से जो मीडिया के जो हाउस हैं, वो चाहे अखबार हो चाहे चैनल हो, उन सब पर कब्जा करके एआई के जरिए और डिजिटलीकरण के जरिए उनकी जो खबरें हैं, उनकी आत्माओं को है पूरी तरीके से कुंद कर दिया गया और खबर की जो विश्वसनीयता थी वो खत्म हो गई। वैसे ही जैसे अचानक अगर बाढ़ आ जाए तो लोग जो भागने लगते हैं, तो सूचनाओं का विस्फोट इतनी ज्यादा हो गई कि लोग अब खबर पर विश्वास करना बंद कर दिया और रील के जरिए केवल और रील और इंस्टाग्राम के जरिए केवल और केवल वो मनोरंजन करने लगे, अर्थात खबर के साथ मनोरंजन होने लगा और खबर को लेकर कोई बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं आई। और एआई जैसे जो टूल्स आए, जो चैट जीपीटी आए, उससे अखबार वालों को, पॉडकास्ट वालों को, चैनल वालों को आसान हो गया और अब वो मेहनत नहीं है, तकनीकी जो है वो इतनी ज्यादा तेज हो गई कि उसी के सहारे वो काम करने लगे। और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है वो कभी जैसे कोरोना का बहाना बना के, कभी रिसेशन का बहाना बनाकर जो छटनी शुरू हुई है, वैसे ही छटनी मीडिया के अलग अलग जो सो हाउसेज में होने लगे। इस कारण से बहुत बड़ी भगदड़ मच गई है और पहले अखबार की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा थी। अभी अभी जो है भारतीय हिंदी पत्रकारिता के 200 साल जब पूरे हुए तो तमाम अखबारों में और जो सो चैनलों में भी बहुत ज्यादा जो है उस पर कुछ लेखन भी हुआ और प्रतिक्रिया भी आई, पैनल जो है तो डिस्कशन भी हुआ। उनमें यही बात आई कि अखबार जो है उसका एक अस्तित्व था और जो खबरों की जो गुणवत्ता थी और खबरों की जो विश्वसनीयता थी वो अखबार के ही कारण थी। लेकिन अखबार जैसे ही टीवी चैनल में जाके लोग शिफ्ट होने लगे तो वहां फिर विश्वसनीयता का संकट हुआ और रही सही कसर जो है वो डिजिटल मीडिया ने पूरी कर दी। इतनी फास्ट चीजें चैनल में और ये पॉडकास्ट में चल रही है कि लोग बिल्कुल जो है ऊब रहे हैं और खबर नहीं है और खबर छोड़ के सब कुछ है। वैसे ही जब आप कोई चैनल को आप खोलते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा विज्ञापन दिखता है और खबरें नहीं दिखती है। तो ये एक बड़ा संकट है और पूरी दुनिया में है और ये जानबूझकर है ताकि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं और जो पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर जो है उन्हीं के अधीन जो है ये मीडिया हाउस आ गए। तो उसमें वो खबर, सच्ची खबर और जो बुनियादी जो जरूरतें हैं लोगों की, रोटी कपड़ा और मकान और बेरोजगारी और महंगाई, ऐसे मुद्दों पर कोई खबर आती ही नहीं है, कोई आलेख भी नहीं आता है और लोगों का जो टेस्ट है उस टेस्ट को बहुत ही सुनियोजित तरीके से डिजिटल मीडिया, एआई के जरिए उनके टेस्ट को बदला जा रहा है। और रील बनाने की एक अलग तरीके की सनक और पागलपन है और उस पागलपन ने काफी सारी जो है लोगों की जानें भी जा रही हैं। और उस मोबाइल जो है, उस मोबाइल के कारण जो है वो लोगों की जो पढ़ने की जो इच्छा और जिज्ञासा थी वो कम होते जा रही है। सृजन शक्ति में तेजी से जो ह्रास होने लगा और इवन की सकारात्मक सोच पर भी अब कुछ बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये ग्लोबली हुआ है, ये ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही हो रहा है, पूरी दुनिया में ये चीजें हो रही है। इसके कारण से जो लेखन क्षमता है, सृजन की जो क्षमताएं हैं, रचनात्मक कार्य है, उन सब चीजों का बहुत तेजी से लोप होता जा रहा है। और मजेदार बात इसमें यह है कि लोग अब मीडिया को अब एंटरटेनमेंट मानने लगे। ये एक बड़ा जो है वो एक नकारात्मक जो है एक पक्ष मीडिया का जा रहा है। और केवल हम तकनीकी का केवल हम सहारा लेते हैं कि तकनीकी आ गई, वैसे ही तकनीकी आ गई जैसे कि कभी अखबारों के दफ्तर में जब कंप्यूटर लगा था तो वहां पर फिर एसी लगे तो पत्रकारों को लगा कि एसी लगा है पत्रकारों के लिए। वस्तुतः ये थी कि कोरियन और जापान की जो कंपनियां जो आई थी वहां पर जो कंप्यूटर और एसी थे, कंप्यूटर थे, उनको जो है सो ज्यादा से ज्यादा मिनिमम टेम्परेचर में रखना था, इसलिए वहां पर एसी लगे थे। ऐसे ही कहानी जो है
आज एआई के दौर में हम देख रहे हैं कि कुछ भी जो है वो खबरें आती हैं और वो बेलगाम है और नियंत्रित है, और जैसे ही वो सरकार के खिलाफ जाती है उस पर तुरंत जो है वो बैन लगाने शुरू हो जाते हैं, और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और एक आंदोलन जो है जिसकी हम बात करते हैं, वो आंदोलन भी अब जो है वो नहीं हो पा रहा है, इसी कारण से क्योंकि लोगों के रहा है। और जिन पॉडकास्ट में अगर इस प्रकार की बातें अगर की जाती हैं तो उस पर जो है बहुत तेजी से बैन लगाया जा रहा है। अब टीवी की जब बात करते हैं, जब हम टीवी चैनल की बात करते हैं, तो वहां जो एआई और जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी के कारण जो है ये दिक्कतें ये आ गई कि कोई भी खबर जो है वो हमें पूरी तरीके से हम खबर देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर विज्ञापन का कब्जा है। जो सीरियल्स आते हैं उस सीरियल्स पर जो है उसकी जो लाइक और जो टीआरपी का मामला आ गया, तो लाइक और टीआरपी के कारण से जो यूट्यूब है, यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर है, वो केवल और केवल वैसी ही खबरों को चलाते हैं जिन खबरों में लाइक हो, वो चाहे विवादास्पद हो, कुछ अनाप शनाप खबरें हो। इन खबरों का ज्यादा जो जाल जो पूरी दुनिया में जो फैलने लगी, इससे एक भ्रम जाल जो है वो बहुत तेजी से जो है बुना जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवाम की जो आवाज है वो आवाज पूरी तरीके से कुंद हो गई है। आप देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था पर कोई खबर नहीं आ रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा बिल्कुल गौन हो गया, महंगाई इस पर कोई बात नहीं हो रही है, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी में जो हरास हुआ है उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई डिबेट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई खबरें नहीं है। पहले ऐसी नहीं होती थी, जब एआई का जमाना नहीं आया था तब लोग ज्यादा मेहनत करते थे और ज्यादा काम करते थे और लोग भी जो है सो सजग रहते थे। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो भूमंडलीकरण के दौर में इनकी बलि चढ़ गई। वो चाहे सारिका हो, चाहे साप्ताहिक हिंदुस्तान हो, वो चाहे आपका धर्मयु हो या कादम्बनी हो या रविवार हो या दिनमान हो या संडे ऑब्जर्वर हो या संडे मेल हो, ऐसी अनगिनत पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि भेंट चढ़ गई और यही कहा जाता रहा कि नहीं नहीं उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, कॉस्टिंग ज्यादा है। कोरोना के समय में भी जो मीडिया हाउस की जो प्रॉफिट का जो रेट है वो कम नहीं था, और कोरोना के बाद भी जो है उनकी जो प्रॉफिट है वो कम नहीं हुई। ऐसी स्थिति में कम रिपोर्टर को रखना और एक अखबार में के एक रिपोर्टर से अखबार की भी खबर लिखवाना, टीवी की भी खबर लिखवाना, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनमें भी उन जो खबर लिखवाना, और वो खबरें जो है केवल दबाव है, और उस दबाव के कारण से जो है ये सारा का सारा मामला जो है सो गड़बड़ हो गया है। और अब ये रोके नहीं रुक रहा है, क्योंकि जब से एंड्रॉयड मोबाइल आ गया तो उसमें जो नेट की जो फ्री हो गई है और नेट की जो रेंज है वो काफी ज्यादा हो गया इंटरनेट की, तो ऐसी स्थिति में हर कोई जो है वो केवल और केवल रील को देखने में व्यस्त है। और जो गंभीर जो होना चाहिए, खबरों को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और लाइक का करना और किसी तरीके से गूगल से कुछ पैसे कमा लेना या कुछ विज्ञापन लेके कुछ काम करना, इसकी तरफ लोग ज्यादा जाने लगे। जो भी इस प्रकार के यूट्यूबर और जो डिजिटल में जो प्लेटफॉर्म पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी जो है एक असमंजस की स्थिति बना दी है और लोगों को मोल्ड कर दिया मनोरंजन के लिए, और वो मनोरंजन के में व्यस्त है। तो ये जो एक प्रकार की एक हफीम हो गई है, जिसको कि हफीम को जितना ज्यादा आप सर्कुलेट करेंगे उतना ज्यादा लोग जो है वो डिजिटल की तरफ जाएंगे, और उसमें कहीं न कहीं कोई खबरों में कोई गंभीरता नहीं मिलेगी। ये एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती जो है वो ज्यादा मिल रही है। और इसके लिए जो कॉर्पोरेट हाउस हैं वो खुद ही इस बात को चाहते हैं कि लोगों का जो ध्यान जो है बुनियादी जरूरतों से हटे, और सरकार भी चाहती है ताकि सरकार जो है वो अपने तरीके से मनमाने तरीके से काम करे। और ऐसा नहीं, किसी एक देश की बात नहीं है, हर देश की कहानी यही है कि सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से तो आती है कोई भी पार्टी, लेकिन बाद में वो ऑटोक्रेटिक हो जाती है, और वो भी चाहती है कि इसी प्रकार की काम होता रहे। एआई और डिजिटल जो है वो इसी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर काम करते रहे, और जो बुनियादी जो मुद्दे हैं उस मुद्दे से वो भटके। और अगर कोई ऐसा कोई काम बुनियादी मुद्दों को लेकर या सरकार के खिलाफ कोई बात अगर कहना चाहता है तो उस पर जो है वो बैन लगते हैं। ये बैन केवल भारत की ही बात नहीं है, कमोबेश ये पूरी दुनिया की ही यही स्थिति है। तो ये एक हम बड़े एक संक्रमण काल में गुजर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा अगर मार अगर पड़ रही है तो वो केवल और केवल मीडिया पर मार पड़ रही है।
और छटनी बहुत तेजी से हो रही है, तनख्वाहें कम होने लगी, बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये बेलगाम हो गए हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल जो है किस शुरू कर देता है, वो कुछ भी खबरें जो है ब्रेक कर देता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का जो विश्वास है, वो विश्वास जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो हमें लगता है कि ये आजादी के जो भारतीय पत्रकारिता का जो 200 साल पर हम जो काम कर रहे हैं, कुछ हम मना रहे हैं, तो इस पर एक हमें इस बात की चिंतन करनी चाहिए कि आज अगर ये स्थिति आई है तो क्यों आई है। और जैसे-जैसे जो पॉडकास्ट वाले हैं, डिजिटल हैं, ये सारे के सारे अगर विज्ञापन पर ही ज़्यादा निर्भर हो जाएँगे, तो हम कहीं न कहीं विज्ञापन दाताओं की गुलामी कर रहे हैं। और कई ऐसे राज्यों को मैंने देखा है, जहाँ पर कि अखबार या चैनल वाले पूरी तरीके से सरकार के विज्ञापन पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में वो सरकार की जो कारगुजारियाँ हैं, सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं या सरकार की जो विफलताएँ हैं, उस पर ना वो कुछ बोल पाते हैं, ना वो लिख पाते हैं। अब आज़ादी के समय की बात बार-बार बोलने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उस समय की जो स्थिति थी, वो आज नहीं है। और हो सकती है अगर मीडिया हाउस अगर कॉर्पोरेट हाउस के चंगुल से निकल जाए और अगर वो बहुत ज़्यादा विज्ञापन की चिंता ना करे, तो आज पत्रकारिता जानी ही इसी कारण से जाती थी क्योंकि वो सच बातें कहती थी। इंडियन एक्सप्रेस इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जनसत्ता जीता जागता उदाहरण है, द हिंदू है। एक ज़माने में स्टेट्समैन हुआ करता था, अब ये चीज़ें खत्म हो गई। अब हमने टेलीग्राफ को देखा, टेलीग्राफ बहुत अच्छी अखबार देता था, लेकिन हमने तो देखा कि वो जो है टीएमसी की जो है वो करने लगा। अब टीएमसी खत्म हुई तो फिर वो जो है दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए। ऐसा एक टेलीग्राफ की ही बात नहीं है, कई सारे ऐसे अखबार हैं जो कोई न कोई बड़ी पूंजीपति जो हाउसेज हैं उन्हीं के द्वारा वो नियंत्रित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में खबर या संपादकीय या लेखन नहीं कुछ हो पा रहा है। और अगर हम चैनल और पॉडकास्ट की बात करें तो वहां भी कमोबेश वही स्थिति है और जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। जनता जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ उनको मोड़ दिया गया है मजबूरी। अब कोई सवाल अगर हो आपके तो मैं उस पर और आगे भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि ये टू वे कम्युनिकेशन रहे। तो इसलिए आपके अगर सवाल होंगे तो उस पर भी मैं कुछ बात करूंगा। चलिए, आभार भाई अंजनी जी, आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए। किस तरह से गंभीरता समाप्त हो रही है, कैसे विश्वसनीयता का ह्रास हो रहा है। और ये तो सही है कि विज्ञापनों की गुलामी तो बरसों से रही है। हम तो कई बार कहते हैं कि संविधान ने अनुच्छेद 19(1) क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है, लेकिन आज जब अखबार देखते हैं हम, हर 3-3, 4-4, 5-5 पृष्ठ शुरू के वो विज्ञापनों से भरे हुए हैं। आज से लगभग मुझे याद आता है 2-2.5 दशक पुरानी बात है, जब एक अंग्रेजी के अखबार ने मुख्य पृष्ठ पर फेयर एंड लवली का विज्ञापन छापा था, तो पूरे देश में कोहराम मच गया था और अखबार के प्रथम पृष्ठ की पवित्रता समाप्त हो रही है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब ये तो बहस होती नहीं है। सभी अखबार, और त्योहारों पे तो आपको खबरें ढूंढनी पड़ती हैं उन विज्ञापनों के बीच में, लेकिन विज्ञापन किसी भी मीडिया संस्थान की मुझे लगता है आज के दौर में रीढ़ है। ये तय करना है कि कितना प्रतिशत, ना तो प्रेस काउंसिल ने गाइडलाइंस दी है लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। तो ये सारी चुनौतियां आपने जिस तरह से बताई, और एआई के माध्यम से कैसे हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। लेकिन मुझे लगता है चुनौती बहुत सारी है, क्योंकि हर नई तकनीक नई संभावनाएं। कई बार हमारे इस मंच पर पहले भी डिस्कशन हुआ है कि नई तकनीक जब आती है, कंप्यूटर्स आया, देश में हड़ताल हो गई, बैंक बंद हो गए, हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये सारी बहस अब एआई को लेके आ गई है। तो ऐसे में किस तरह के समाधान होंगे बात करेंगे, लेकिन इस सत्र को चर्चा के लिए खुला करने के पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से एक बार फिर कि आज के इस शाम की याद में, आज के इस व्याख्यान की याद में उस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि हम ये आभासी मंच के माध्यम से कर रहे हैं, तो विकल्प भी हमने आभासी तलाशे हैं। आपको एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से। जी। So this is basically paid, I guess it is visible. Just a gesture of gratitude, the way you have shared. I hope the memento is on the screen. So this is just will be shared with you either through email or through. Thank you so much. Very much. थैंक यू।
चलिए, इस समूह में बहुत सारे मीडिया शिक्षक हैं, मीडिया कर्मी हैं, विद्यार्थी हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से प्रश्न को या मुद्दे को उठाया है अंजनी जी ने, तो चर्चा अवश्य होनी चाहिए। तो कोई भी सवाल है, कोई भी टिप्पणी है, जरूरी नहीं है सवाल हो, आपकी टिप्पणी भी हो सकती है। आमंत्रित है, वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अपनी बात करें। नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ दयानंद जी। डॉक्टर दयानंद उपाध्याय, संस्कारम यूनिवर्सिटी, पाटौदा, झज्जर, हरियाणा। सर ने बहुत बढ़िया हिंदी पत्रकारिता का जो स्वरूप है उसके बारे में अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है। अब जब पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई थी तो ये संपादकीय प्रधान पत्रकारिता थी, परंतु जो जो हम आगे बढ़ते गए, अब जो पत्रकारिता है वो विज्ञापन प्रधान पत्रकारिता हो गई है। अब इसके विज्ञापन प्रधान के जो कॉर्पोरेट हाउसों का जो विज्ञापन का जो प्रभाव है, इससे इस हिंदी पत्रकारिता को कैसे बचाया जा सकता है, ये मेरा जिज्ञासा है। जी, हिंदी पत्रकारिता या जो भाषाई पत्रकारिता है उनको बचाने का केवल और केवल एक तरीका है कि आप केवल और केवल विज्ञापन पर निर्भर ना रहें, नंबर 1। नंबर 2, जो साधन है वो साधन केवल और केवल मीडिया हाउस ने विज्ञापन को बना लिया और विज्ञापन की आड़ में खबरों को वो दबा देते हैं। एक मिठाई की दुकान की भी, जो मिठाई के दुकान पर भी अगर आयकर छापे, जिसको अब आयकर सर्वे बोला जाने लगा, वो भी खबर वो नहीं छापते हैं। एक बात। दूसरी बात की जो परिशिष्ट छपती है स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर या ऐसे त्योहारों पर, उसके लिए वो 100 रुपया, 5-5 हजार, 2-2 हजार, 10-10 रुपया लेते हैं। तो वो जनप्रतिनिधियों से भी लेते हैं, बिजनेसमैन से भी लेते हैं, और जो ये सरकारी जो अमले हैं, पंचायत वगैरह और जो सिंचाई विभाग और अलग अलग जो विभाग हैं, उनसे, उनके अधिकारियों से लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बताएं कि फिर खबरें क्या वो छापेंगे या खबरें वो क्या टेलीकास्ट करेंगे। एक बात। दूसरी बात है कि वो कंटिन्यूएशन में उनकी आती है क्योंकि उनको पैसे चाहिए। तो पैसे का लालच और लोभ ने पत्रकारिता, हिंदी हो या भाषाई पत्रकारिता हो, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और अखबार हो या चैनल हो या पॉडकास्ट हो, बहुत सारे डिजिटल आप प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, वो केवल और केवल विज्ञप्तियां से पूरा अटा पड़ा रहता है। अगर क्राइम ना हो और अगर राजनीतिक ये चोंचो पोंपो बयानबाजी ना हो तो अखबार को भरना ही बहुत मुश्किल है। चैनल आपका चलेगा नहीं, भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनकी ये खुराक है। और वो जो खुराक है, वो खुराक को जानबूझकर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी कमाई ज्यादा हो। तो अखबार अब अखबार नहीं रह गया, चैनल नहीं रह गया, पॉडकास्ट नहीं रह गया। वो तो कुछ खास लोगों की पीआर जो है वो पीआर सेल बन गया। तो ये एक चुनौती है। अब एक बड़ा मुद्दा है जनता की भागीदारी जितनी ज्यादा कम होती जाएगी सिस्टम में, चाहे ये पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो मीडिया का मामला हो, या चाहे सामाजिक के मुद्दों को लेकर हो, अगर उनकी सहभागिता ही कम होगी और वो मूक दर्शक ही बने रहेंगे, तो वो चुनौतियां मीडिया हाउस से कम आम आदमी के लिए ज्यादा है। धन्यवाद। दयानंद जी, मुझे लगता है कि विज्ञापन विहीन समाचार पत्र की कल्पना करना आज के दौर में असंभव है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, कौन सा अखबार नियमित रूप से पढ़ते हैं आप? मैं दैनिक हरिभूमि, दैनिक चलिए, दैनिक जागरण, हरिभूमि एक की बात करते हैं। हरिभूमि कितने पृष्ठ का आता है? 12 पृष्ठ का, 12 पृष्ठ का है। और अब मैं आपसे जिला हाँ मैं जिला आपसे नहीं, मैं केवल एक अखबार की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, प्रतीक रूप में बात कर रहे हैं। जिला 12 पुलाव नहीं आ पेज रहा का है। जो ब्रॉड शीट है अखबार की, मैं आपसे कल कहूं कि अपने किसी विद्यार्थी से आप कहिए कि कल जब वो क्लास में आए तो अखबार की आकार के 12 पृष्ठ बाजार से खरीद के लाए। उसे शायद 10, 15, 20 रुपए देने पड़ेंगे
और वही अखबार उसको 2, 3, 4, 5 रुपए में मिल रहा है। मेरी ख्याल दुनिया का तो दावा क्या करूं, लेकिन हिंदुस्तान में कम से कम अखबार एक ऐसा प्रोडक्ट है, अंजन जी के शब्द में कहूं तो प्रोडक्ट ही बन गया, अब इसको मान लेने में कोई नुकसान भी नहीं है। तो ऐसा प्रोडक्ट है जो लागत से कम मूल्य पर मिलता है। अखबार का यदि आप एक पेज का खर्चा जोड़ लें, जो समाचार संकलन से लेकर के उसके प्रिंट और आप तक पहुंचाने में जो आता है, जितना खर्चा लगता है उससे कम में वो आपको दे रहे हैं। उस नुकसान को कौन पूरा करेगा? विज्ञापन कंपनियां। क्या तो हम तैयार हो, आपने पूछा ना कि विज्ञापन का दबाव कैसे खत्म होगा, या तो पाठक, वो जिन दबावों की बात अंजलि जी कर रहे थे, वो दबाव से मुक्त कैसे होगा? आपने कई चैनल्स पे देखा होगा, जैसे न्यूज लॉन्ड्री और कई चैनल हैं, है ना, इवन प्रिंट वगैरह भी ये बात करते हैं कि यदि आप विश्वसनीय समाचार चाहते हैं तो हमको सहयोग करें, और वो आपसे सब्सक्रिप्शन या सहयोग की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम इन चुनौतियों से मुक्त होने की बात करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी शायद आप उन संवेदनाओं को समझ सकेंगे। दिल्ली में एक होटल में आग लगती है, 21 व्यक्ति मर जाते हैं, जिस तरह से कूदते हुए लोगों को देखा है। हमारी सुबह की चाय का स्वाद भी खराब नहीं होता इन घटनाओं को देख करके। जिस तरह की व्यवस्था की बात की है, मैंने आज एक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, आकाशवाणी से रिटायर हुए, बड़ी अच्छी बात लिखी कि हमारे देश में एक जादुई इमारत है जो किसी को दिखती नहीं है। दिखती कब है? जब वो गिर जाएगी, जब उसमें आग लग जाएगी, जब दुर्घटना घट जाएगी, तब म्यूनिसिपैलिटी को दिखेगी, तब प्रशासन को दिखेगी। ये 6 कमरे की अनुमति बन कैसे गई? मुझे लगता है कि उस एरिया के जो जिम्मेदार अधिकारी रहे, जिस दौर में ये बिल्डिंग बनी, यदि पेंशन भी मिल रही है तो क्या पेंशन नहीं रोक सकते आप? तो जब तक ये पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा, इसीलिए एक किसी हाई कोर्ट का मैं परसों पढ़ रहा था खबर, वो कहते हैं कि कानून का डर किसी में नहीं है। जब आप हाथ पैर काट देंगे ना अपराधी के, अभियुक्त नहीं अपराधी के, तब जाके लोगों को लगेगा कि नहीं कानून का कोई राज है। जब न्यायालय को ये बात कहनी पड़ रही है, इसका मतलब हमने किसी की परवाह करना छोड़ दिया। जिस गिरती हुई गंभीरता की बात कही, मुझे लगता है मुख्य मुद्दा यह है। तो यदि आप ऐसी न्यूज चाहते हैं, ऐसा पेपर चाहते हैं, ऐसा मीडिया हाउस चाहते हैं, तो हमें बलिदान देने को तैयार होना पड़ेगा। देश की आजादी मिली, एक पीढ़ी ने बलिदान दिया। आप और हम यदि साथ जुड़ेंगे, ऐसे पत्रकारों का, मीडिया कर्मियों का सपोर्ट करें जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। उसको भी चाहिए पैसा, उसको भी वेतन चाहिए। जब अंजनी जी कहते हैं छटनी हो रही है, वेतन कम हो रहे हैं, कहाँ जाएगा? वो समझौते करने के लिए मजबूर होगा या अपना जीवन दे देगा। इसके अलावा तीसरा विकल्प नहीं है उसके पास। मुझे लगता है ये चुनौतियां हमारे सामने बहुत बड़ी है। कई और प्रोफेशन की भी होंगी, लेकिन बात हम फिलहाल मीडिया की कर रहे हैं। जी, समाज पोषित मीडिया होना चाहिए, क्योंकि आजादी के समय में राष्ट्रीय आंदोलनों में जो मीडिया था वो समाज पोषित था। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप अखबार है, तरुण राजस्थान था, उसके विजय चौधरी ने इसके शेखावटी के किसानों की आवाज उठाई थी। ब्रिटेन के अखबारों ने भी उसकी सुर्खियां बनाई थी, और वो मामला कॉमन हाउस मूव करके हम बात करते हैं आजादी की मीडिया की। आपने तो किताब भी लिखी है हरियाणा की पत्रकारिता पे। अब वैसा मीडिया का वैसा अखबार संभव नहीं है। उस समय के अखबार विचार पत्र थे, वो अलग तरह की राष्ट्रीय सेवा थी। उस समय देश के सामने एक लक्ष्य था, देश को आजाद कराना है, और सारी चेतना वहां। उसी दौर में अंग्रेजी के अखबार हमारे आजादी के आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जिस भाषाई पत्र की बात अंजनी जी करते हैं, वही भाषाई पत्रकारिता थी, चाहे वो हिंदी की थी, चाहे बंगाली की थी, इवन उर्दू की थी। उन्होंने कितना काम किया। तो वैसी पत्रकारिता तो मुझे नहीं लगता है कि आप आज कल्पना करेंगे। लेकिन हाँ, समाज पोषित की जो आपने बात कही है, तब शायद सही और विश्वसनीय समाचारों की जो बात आपने कही है, तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा, छूट नहीं सकते, लेकिन तकनीक का प्रयोग वहीं तक हो। बहुत बार बात हुई है कि वो आपकी सहयोगी हो, आपको गुलाम नहीं बनाए, वहां पर हावी नहीं हो। मुझे ये लगता है ना। ये जी जैन पत्रकारिता है, आर्य समाज का सुधारक और सर्वहितकारी पत्र में देखे, अब भी वो विचार प्रधान है, और 1953 से, और उन्होंने हरियाणा का जो हिंदी आंदोलन है उन अखबारों ने हाईलाइट किया था, और वो अब भी उसी तरह वो करे हैं। जैन पत्र मैंने कई हरियाणा के देखे हैं, जैन प्रकाश, वो अब भी हैं, परंतु वो इतना उनका चेहरा मोहरा उतना सजावट का नहीं है।
तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दयानंद जी, जैन पत्रों में तो मेरा पीएचडी है, वो भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आचार्यों से जुड़े हुए हैं, मुनियों से जुड़े हैं, वहां भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, है ना। चलिए करेंगे बात। मेरे ख्याल सूरज जी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। सर सर प्रणाम। मैं सूरज देव प्रसाद, वर्तमान समय विद्या विश्वविद्यालय है मेरठ में, यहाँ मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में सहायक प्रवक्ता के पद पे कार्य कर रहा हूँ। सर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि अभी जब हम लोग पत्रकारिता के 200 वर्ष मना रहे थे, उसी दिन मेरठ में एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे राजेश अवस्थी जी, और उनका लगभग 40 वर्ष का अनुभव था पत्रकारिता में, और उन्होंने तमाम विषम परिस्थितियों में आत्महत्या कर लिया। तो मेरठ के अखबारों में इस चीज को बड़े सुर्खियों से प्रकाशित किया गया कि जहां हम 200 वर्ष की यात्रा का अपना जश्न मना रहे हैं, वहां जो बुनियादी हकीकत है कि जो हमारे पत्रकार हैं, वास्तविक में पत्रकार हैं सर, मैं भी उस चीज को महसूस करता हूं कि जो वाकई में जो पत्रकारिता को कहीं ना कहीं मिशन के रूप में भी लिया है, और जो वर्तमान जो पूंजीवादी कपट वाला है जिसमें लोग पत्रकारिता का चोला दाम ओढ़ करके और जो है एक अपना पैसे कमाने का माध्यम बना लेते हैं, उस माध्यम में नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के सामने आर्थिक रूप से बहुत विषम चुनौतियां रही है और इसके लिए कोई भी जो पूर्णकालिक व्यवस्था है वो सफल नहीं हो पाई। मजीठिया आयोग जो सबसे अंतिम था, उसमें भी जो उसकी सिफारिशें थी, जो अनुशंसाएं थी, उसको सिरे से नकार दिया गया। किसी भी जो अखबारीय संस्थान है उसने इसको लागू नहीं किया। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बावजूद मैं इस चीज को महसूस करता हूं कि जो वर्तमान दौर है वो पूर्णतः संक्रमण का दौर है। मतलब मतलब हमारी जनसंख्या इतनी हो गई है, पॉपुलेशन अधिक है, और संचार का जो बम्बार्डिंग है, जो खास करके जो ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में देखें तो सूचनाओं का जिस तरह से एकदम से बम्बार्डिंग हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी विषम स्थितियां बन रही है कि कोई आदमी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में बात करें तो आज वैश्विक स्तर पे सोशल मीडिया ने, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसने सूचनाओं की जो गति है वो बहुत तीव्र कर दी। मतलब देखिए सर कि दिल्ली वाली घटना ही है, तो आज हर एक व्यक्ति पहले जो अखबार खरीद रहा था, पढ़ रहा था, जो चर्चाएं कर रहा था, या जो दूसरे जो ओएल ओपिनियन लीडर के माध्यम से जान रहा था, लेकिन अब तो सीधे सीधे उसमें समझ पा रहा है, उसमें भागीदारी भी कर रहा, और केवल वन वे नहीं है, और तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स लोग चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसके सब्सक्रिप्शन लाखों में हैं, उससे भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो ईमानदारी से वो भी काम कर रहे हैं, सूचनाओं का प्रसार कर रहे हैं। तो मैं पूरे परिदृश्य को देखता हूं कि जो इस वैश्वीकरण में सूचनाओं की गति, मतलब देश दुनिया की खबरें हमें त्वरित रूप से, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो कि शहर का व्यक्ति हो, सब तक बहुत तेजी से पहुंच रहा है। अब दिक्कत यह है कि जो तकनीक है, तकनीक तो अपना प्रभाव छोड़ेगी, जैसा तकनीक होगा वैसी ही चीजें बनेंगी। तो वर्तमान जो डिजिटल तकनीक है, सोशल मीडिया का और तमाम जो यूट्यूब चैनल्स और तमाम चीजें चल रही है, तो उसका भी हम सब के ऊपर बहुत व्यापक प्रभाव है। लेकिन चूंकि संक्रमण का दौर है, तो हमें अभी ये नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। सर से मैं, अंजनी सर से ही पूछना भी चाह रहा था कि आखिर भविष्य को किस प्रकार देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि संक्रमण है, जब तक किस करवट हम बैठेंगे, क्या हम इसमें खो जाएंगे, या एक ऐसी स्थिति आएगी जहां से हम परिष्कृत होके फिर दोबारा रिफाइन हो करके चीजें साफ होंगी कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो किस रूप में इस डिजिटल वर्ल्ड को, या जो हमारी पत्रकारिता है जो एआई के साथ मिक्स होगी ही, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो उस रूप में क्या होगा, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे कि कैसे देखते हैं भविष्य की पत्रकारिता को। जी धन्यवाद। क्या है कि हमारी जो निर्भरता है, वो निर्भरता जानबूझकर एआई और भूमंडलीकरण पर हम ज्यादा हो गई है। जैसे विज्ञापन पर निर्भरता इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम मतलब मीडिया हाउस मनी माइंडेड हो गए,
अब मनी माइंडेड होने के कारण से सरकार के हिसाब से चलाने की हमने कोशिश की। जब सरकार के हिसाब से चलाने की कोशिश की तो खबरें खत्म हो गई। पूंजी जो पति हैं उनके हाथों में मीडिया आ गई, वो उसको संचालित करने लगे। और एआई जैसे टूल्स का हमने इसलिए उपयोग किया ताकि चीजें हमें आसानी से मिल सके। और उसमें कृत्रिम जो बताते हैं ना सर, जो भनावा सर जो बोलते हैं बार बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो यहाँ कृत्रिमता तो है लेकिन बुद्धिमत्ता जो है वो पूरी तरीके से गायब है। तो अब जब गायब है, बुद्धिमत्ता ही जब गायब हो गई तो आप क्या हो गए, आप मशीन के रूप में तब्दील हो गए। तो मशीन हो गए आप। तो जब मशीन हो गए तो फिर यहाँ इंसान की कोई जरूरत थोड़ी है, वो तो रोबोट ही काम हो जाएगा। तो जब रोबोट काम करेगा तो फिर ये स्थिति बनेगी। और ये चुनौतियां इस सभी जगह आ रही है, कोई मीडिया में चुनौती आ रही है ऐसे नहीं है, वो तो धंधों में चुनौतियां आ रही है, कृषि व्यवस्था चौपट हो रही है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहा है। एक नेता उस पार्टी में जाता है, फिर उसके बाद अगले दिन फिर दूसरी पार्टी में चला जाता है, कभी सांप्रदायिकता को गलत बताता है, कभी धर्मनिरपेक्षता को सही बताता है। तो ये एक इतना ज्यादा घालमेल हो गया है और लोग इस कदर स्वार्थपरकता में हैं, इसलिए हम बार बार मीडिया को हम टारगेट बनाते हैं। मीडिया ही नहीं, सभी जगह यही स्थिति है। सभी जगह। इसलिए मीडिया ही ये काम करे और मीडिया को ही ये करना चाहिए। ये ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं और ऐसे लोग बहुत ज्ञान देते हैं जो अत्यंत भ्रष्ट हैं। वो चाहे आर्थिक रूप से जो पूंजीपति हैं वो दिवालियापन के कगार में जानबूझकर हैं और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड रुपया जो है वो बैंकों का लेकर और जो है तो गायब हो गया, विदेशों में है, उन तक उन पहुंच नहीं है। लेकिन एक किसान अगर 10,000 रुपया का लोन लेता है और अगर वो चुका नहीं पाता है तो देखिए बैंक वाले या पुलिस वाले कितनी जो है शिद्दत के साथ वहां जाते हैं। लेकिन एक पूंजीपति जो हजारों करोड़ रुपया लेके बैठ गया है, वहां तक तो न सरकार पहुंचती है न पुलिस पहुंचती है। ये जो ड्यूबियस जो रोल है, इस ड्यूबियस रोल ने खराब कर दिया। और मीडिया कोई एक आवाज के तौर पर जो होना चाहिए वॉइस, वो वॉइस के रूप में नहीं आने से ये सारी दिक्कतें आ गई हैं। और ये चुनौतियों का जहां तक आप सवाल है कि अब चुनौतियां तो बढ़ेंगी, जैसे महंगाई है, महंगाई तो कम नहीं हो रही है। तो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें जब कम थी तब भी पेट्रोल डीजल की कीमतें वैसी ही थी, और आज तो हमें जो है अमेरिका और जो ईरान का बहाना है। तो ये दिक्कतें आएंगी और ये एक कोई रेडिकल को चेंजेस, कोई रिवॉल्यूशन जब तक ऐसा कुछ होगा नहीं तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और ये जेनजी टाइप का कुछ, ये कॉकरोच पार्टी टाइप का, इस प्रकार की चीजें अब ये चलनी शुरू हो जाएंगी। जब ये शुरू हो जाएंगी तो फिर ये, अभी तो ये इनिशियल स्टेज में है, लेकिन जब ये एक विकराल रूप जब ये लेगा तब जाके कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बशर्ते एक सही हाथों में नेतृत्व आए। थैंक यू। तो नहीं, तो इसके भविष्य को किस तरीके से देख रहे हैं सर? जो डिजिटल वर्ल्ड है हमारा और ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में, तो हम कैसा देख पा रहे हैं आगे कि क्या होगा? भविष्य वैसे ही देख रहे हैं कि जैसे हुकूमतों की तरह एक एक शहर में 60 70 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, बच्चे तो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा है, लेकिन वो तो ग्रेजुएट हैं। तो वही स्थिति हो गई मीडिया की कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड जो हैं वो इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्ट वाले और यूट्यूबर्स हो गए, अखबार भी खुल गए, चैनल भी खुल गए, लेकिन कंटेंट क्या है? तो कंटेंट कुछ नहीं है। ये एक बड़ी जो है चैलेंजेस है। इसलिए उस चैलेंजेस के कारण से जो क्रेडिबिलिटी का जो मामला जो बार बार आता है, जो उसकी एक यूएसपी थी मीडिया की, वही खत्म हो रही है। भानावत और सर, अब कहते हैं जी भानावत जी, सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप आशा की किरण के रूप में क्या क्या चीजें देखते हैं वर्तमान समय में, कि जिसमें हम भविष्य को कह सकें कि यहाँ से आशाएं हैं और ये चीजें यदि थोड़ा सा व्यापक हों, यदि हम उसमें की तरफ प्रयास करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, आशाएं हैं। मैं तो शुरू से ही आशाएं हैं। सूरज जी, मैं तो आशावादी रहा हूँ। अंग्रेज जी ने जो चुनौतियां गिनाई हैं वो सब वास्तविक और यथार्थ है। लेकिन देखिए, अपनी कई बार बात हुई है सूरज जी, आप तो चूंकि साल 1.5 साल से नियमित रूप से उपस्थित हैं इन वेबिनार्स में, 3 ये साल से सारी सर। बहस हर नई तकनीक के साथ हो रही है। आप पीछे नहीं लौट सकते, आपको इनका उपयोग करना ही होगा। अब सवाल यह है, ये जो क्रिएटिविटी और ये है, ये सब डिपेंड करेगा आपकी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर।
ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बहुत अभी कल की जो घटना घटी है, मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेरे एक मित्र हैं फेसबुक पे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की एक कटिंग डाली है, जी। किस तरह से अखबार नैरेटिव्स बिल्डअप करता है या एक पॉजिटिव मैसेज देता है। हम्म, आप में से बहुत मित्रों ने पढ़ा होगा कि जब वो दुर्घटना घटी अचानक और ऊपर से लोग कूद रहे थे, जी। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे क्या उस समय। हम्म, उसी समय पास में 4 मुस्लिम थे, उन्होंने अपनी दुकान खोली और गद्दे लगा दिए वहां पर, ताकि जी। वो उस पर कूद जाएं। अब उन मुस्लिम ने, हम बहुत बात करते हैं, हम एंटी मुस्लिम फीलिंग जो है कई बार होती है और कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उस जी। समय उन युवाओं ने ये नहीं देखा कि अंदर मरने वाला हिंदू है या मुसलमान है या विदेशी है। उन्हें यह था कि इन बच्चों जो भी अंदर है, जो मतलब जी। मानवीयता की रक्षा करनी है। अब वो रिसेप्शनिस्ट बेचारी, वो बच्ची थी, वो बैठे बैठे जल गई वहां, उसी स्थिति में जल गई वहां पे। एक हमारे अजमेर का पूरा परिवार खत्म हो गया जो वहां पेशेंट को देखने आया था। ये स्टोरीज कितनी मतलब मर्मांतक है। अब ये एआई तो नहीं लिख सकता उस स्टोरी की संवेदना को, ये तो नहीं, कभी ह्यूमन नहीं लिख है ना। उसकी मनुष्य की जो लेखनी है, पत्रकार की लेखनी, लिखा उसने। तो ये जो एक एक 4 कॉलम की खबर, सबके फोटोग्राफ, उसने एक मैसेज दिया। कहीं इस सांप्रदायिक के उन्माद को कम करने का पत्रकार खुद रण क्षेत्र में तो जाएगा नहीं, वो मैसेज देगा। जैसा आजादी के दौर की बात की दयानंद जी जी ने, सर। अंजनी जी ने, उस समय लोगों ने लिखा था ना। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि आजादी के उस दौर में तपस्या साधना करता था हमारा पत्रकार, और एक एक शब्द आग उगलता था। ये जो तपस्या है, ये जो साधना है, ये यदि आज हमारा मीडिया कर्मी करेगा तो मुझे लगता है कि ये AI तकनीक तो आएगी। आज हम बैलगाड़ी में नहीं जा सकते, क्या कारें आ रही है नहीं, एक से एक नए मॉडल के और इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कार सब में चीज बैठना बंद कर देंगे आप? नहीं, नहीं, नहीं। हवाई जहाज ने वो बेचारा गिर गया वहां अहमदाबाद के हॉस्टल पे, तो क्या आप हॉस्टल में रहना बंद कर देंगे, जहाज में बैठना नहीं। बंद कर देंगे? फ्लाइट्स अभी भी चल रही हैं, लोग बैठ रहे हैं। हर 2-3 दिन में घटना आती है कि उसका टायर निकल गया, उसका वहां वो बच गया, लेकिन फिर भी अपन जा ही रहे हैं। ये सारी चुनौतियां रहेंगी, आप और हम। इसीलिए अब तो फिर यदि हम यही मान लें, अंजनी जी माफी चाहूंगा आपसे, कि इंजीनियरों को नौकरी नहीं है। अभी मैं खबर प्रिंट उसमें देख रहा था, शायद प्रिंट में, उस पर क्वेश्चन किया उसने कि क्या जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट बंद कर देने चाहिए। तो एक मित्र से बात कर रहा था, उसने कहा फिर तो सभी बंद कर दो आप, इंजीनियरिंग हाँ। कॉलेज भी बंद कर दो, मैनेजमेंट कॉलेज भी बंद कर दो, नौकरियां तो वहां भी नहीं है। हम कैसे, ये शायद जिम्मेदारी आप और हम पे आती है कि हम कैसे नई पीढ़ी को तैयार करें। एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, कैसे आप अपनी क्लास में बच्चों को एआई का उपयोग करने से रोक सकते हैं, कैसे आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी बदलनी पड़ेगी। तो बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि ये सब आएगा ही आएगा। आप नहीं रोक सकते इन सारी चुनौतियों को। ऐसे दौर में हम कैसे नई पीढ़ी का निर्माण करें? आपकी एनईपी क्या कहती है? क्रिटिकल फैकल्टीज जो आपकी, उनको डेवलप कीजिए। कौन करेगा? और डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने तो कह दिया, ये आप और हम टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की आलोचनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए जी। आप किन टूल्स का उपयोग करते हैं। ये तो आपकी क्रिएटिविटी पर है, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर है। एनईपी 2020 में स्पष्ट कहा गया है, मैंने तो पूरी पढ़ी और कई शुरू में कई लेक्चर भी दिए जी। थे, जी। 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 आप वो जो टीचर है, हालांकि उस स्टेज पे हम अभी नहीं आए, हम्म, डॉक्टर कस्तूरी रंजन तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और मेरे को जहां तक जानकारी है, जो मैंने पढ़ा है, जी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत हुआ है। 2 लाख रिकमेंडेशंस करीब आई थी, और उसको आधार बनाकर ये 96 पेज हिंदी में और 108 इंग्लिश में शायद पेजेस ये रिपोर्ट बनी है। उसमें जो खास बात एक और है कि सिलेबस अध्यापक बनाएगा, उसका रोड मैप अध्यापक देगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, और यदि वो नहीं कर पाया तो उसकी सजा भुगतनी है, उसको उसकी पेनल्टी मिलेगी, और अच्छा करेगा तो उसको उसका पुरस्कार मिलेगा। हमारे यहाँ अच्छा करो तो पुरस्कार नहीं, काम नहीं करो तो तिरस्कार नहीं। हम तो मतलब कुछ भी नहीं है ना, आप अच्छा करो नहीं करो चल रहा है, तनख्वाह मिल जाएगी महीने के अंत में आपको। वो जो जिम्मेदारी शिक्षक पर है, यदि वो भी फिक्स होगी तो शायद मुझे लगता है कि जिन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पीछे लौट नहीं सकते आप। नहीं, नहीं, कभी नहीं लौट। एआई एंकर्स आ गए आपके, कैसे मना करोगे आप? हाँ। आप अभिशप्त तो देखना ही है आपको, लेकिन अब इस एंकर को तो आपको छुट्टी भी देनी है, वो 24 घंटे काम करेगा और कई भाषाओं में काम कर रहा है, साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। ये जो अपना पूरी वेबिनार हो रही है, अब तो एआई उसकी रिपोर्ट दे देता है खत्म होते ही, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। आपकी मीटिंग्स रिकॉर्ड हो रही हैं,
तो अब वो हाँ। आपका पीए का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक दौर था जब आप प्रूफ रीडर रखते थे, आप प्रूफ रीडिंग, मैंने तो एक दो मंच पे कहा है कि जब हमने टीचिंग शुरू की थी मीडिया की, उस समय हम हाँ। टेलीग्राम लिखना सिखाते थे कि जब आप खबर जाओगे, जैसे आप सीमांत क्षेत्रों में गए, वहां से खबर भेजनी है तो तार से भेजोगे खबर। उस समय कौन से आपके फैक्स होते थे या एआई था? तो अब तो टेलीग्राम ही बंद हो गया है ना। अब आप क्या सिखाते हो? आपको यदि इस पर देनी है ट्विटर पे खबर, मान लीजिए पेड नहीं है आपके पास, तो 280 वर्ड्स में बात करनी है, कैसे लिखोगे? है ना। आपके लिंक्डइन पे भी वर्ड की लिमिट है, फेसबुक में शायद अभी छूट है, वहां वर्ड लिमिट शायद नहीं है अभी, ठीक ठाक लिख सकते हो आप, है ना। थ्रेड पर आपके 500 कैरेक्टर की वो है, लिमिट है, इन ट्विटर पे है शॉर्ट लिमिट, इन है ना। हाँ, शॉर्ट अब आपको बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि कम शब्दों में कैसे बात करोगे आप, की पॉइंट्स कहाँ से लाके रखोगे आप। फिर विश्वसनीयता की बात बहुत सारी की है अंजनी जी ने, तो उस विश्वसनीयता के लिए आप एआई टूल्स के भरोसे तो नहीं रह सकते, वहां तो आपका सिक्स सेंस काम करेगा ना। तो मनुष्य आज की तारीख में, कल का मुझे नहीं पता, आज की तारीख में जो मानवीय चेतना है उसका महत्व रहेगा, है ना। और तकनीक कितने लाभ है साहब। आप मद्रास चले गए, चेन्नई चले गए आप, वहां सारे पोस्टर आपको तमिल में दिखेंगे। अब आप हिंदी में कैसे समझोगे उसको? गूगल लेंस है, लगाया आपने, आ गया हिंदी में, कितना बड़ा फायदा है। तो ये जो है ना, आप विदेशों में जा रहे हैं, वहां की भाषा में, आप पेरिस गए, वहां फ्रेंच में लिखा हुआ है, नहीं समझ सकते, गूगल लेंस बता देगा आपको, आपकी भाषा में, जिस भाषा को आप जानते हो। और अब तो वो प्रयोग हो रहे हैं, वैसे चश्मे आ जाएंगे जिसमें से आप जो देखेंगे वो उसी में देखेगा। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप अंग्रेजी समझते हैं, आप अंग्रेजी में ही समझोगे उसको। अभी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं हमारे जिसमें जो साउथ के लोग हैं, कर्नाटक के हमारे कुछ मित्र हैं, वो जी। जो जुड़े हुए हैं पीआरएसआई वगैरह से, वो मुझे हाँ। लिखते हैं यार आप सारा हिंदी में ही करते हो, हमें समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं अच्छा। जिस अंग्रेजी में भेज दो। हाँ। तो मैं उनसे लिखा तो नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये कहूँ कि आपको जो पोर्शन समझना है उसमें डाल दो एआई को, वो कर देगा ट्रांसलेशन आपके लिए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे। कई लोग हिंदी को जो नहीं समझते हैं वो बार बार मुझसे कहते हैं, अरे मैं कहता हूँ आजकल आपके पास क्षमता है, आप ट्रांसलेट कर लो। मैं तो यही करता हूँ। अब जैसे एक इंडो बांग्लादेश ग्रुप है हमारा मीडिया का, उसमें मान लीजिए वो उर्दू में लिखा हुआ है या बंगाली में लिखा हुआ है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं उसको एआई से जाके ट्रांसलेट कर लेता हूँ, चीज समझ में आ जाता है आप। ये आपके कितनी सुविधाएं दी है इन चीजों ने आपको। तो मैं तो भविष्य स्वरूप में देखता हूँ इन सारी चुनौतियों के बीच, और जो आपकी प्रायोरिटीज हैं उसके हिसाब से देखिए आप। अभी भी मैं हिंदू पढ़ता हूँ। टेलीग्राफ की बात आपने बहुत बढ़िया कही, एक कई जमाने में इतने बढ़िया हेडिंग लगते थे मुझे, लेकिन अब चूंकि यहाँ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आज से कुछ वर्ष तक पहले देखता था मैं, तो कितने तीखे कटाक्ष होते थे उनके। इवन इंडियन एक्सप्रेस सारे सरकारी दबावों के बावजूद 25-26 जून 1975 की रात को इंडियन एक्सप्रेस ने खाली छोड़ा था संपादकीय, और अगले दिन ऑर्डर आ गए थे इमरजेंसी में कि संपादकीय खाली नहीं छोड़ोगे, लिखोगे कुछ न कुछ, और लिखोगे तो सेंसर के अधिकारी बैठे हुए हैं, आप सरकार के पक्ष में लिखना पड़ेगा आपको। तो ये रीड उनकी मजबूत थी, तो उन्होंने हिम्मत की, है ना। और अभी भी अंजनी जी, रामनाथ गोयंका अवार्ड, जी सर, ये वही तो प्रतीक है कि आज भी हमारे पत्रकार कहीं ना कहीं सोशली रिलेवेंट मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मेरे डिपार्टमेंट के 2 स्टूडेंट्स को, अवधेश आकोड़िया और वो आनंद चौधरी, जो अभी इंडिया टुडे में था, अभी छोड़ा है उसने, आनंद को तो 2 बार मिला है ये रामनाथ, लगातार 2 साल तक, एक बार भास्कर में रहते हुए और एक बार इंडिया टुडे में रहते हुए। और अवधेश आकोड़िया को तो अभी मिला है ये, इस अभी जो कुछ दिन पहले हुआ, महीना भर पहले हुआ है। तो इसका मतलब लाडली मीडिया अवार्ड्स जो है, अभी लास्ट ईयर जयपुर में हुआ था ये अवार्ड, कितने लोगों को, सारा कंडक्ट मैंने ही किया था, वो देश भर के कितने पत्रकारों को बुलाया गया जो इन मुद्दों पर, जो उनके टारगेट उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खाली है अभी, नहीं खाली नहीं। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैंने शुरू में भी कहा था मैंने, कि आप सपोर्ट कीजिए इस तरह के प्रयोगों को। केवल राजनेताओं के साथ, आईएएस के साथ कंधा बढ़ा के खबर निकालना वो एक अलग है, सारा पॉलिटिकलाइजेशन हो गया है। आपने भी बार बार बात कही है कि राजनीति राजनीति, अरे हमारे पास बहुत सारे विषय हैं, उन पर बात कीजिए ना आप। तो मुझे लगता है मीडिया कहीं कर रहा है। वो 15 साल का वैभव सूर्यवंशी क्या नाम है, जिसने अभी क्रिकेट में नया कीर्तिमान बनाया, आईआईएम इंदौर उस पर स्टडी कर रहा है। पता नहीं आपने पढ़ी नहीं पढ़ी खबर, ये आईआईएम इंदौर, एक 15 साल का बच्चा कितने दबाव में खेलता होगा, आप कल्पना कीजिए, कितना पैसा, कितनी पब्लिसिटी, कितना ग्लैमर उसके साथ जुड़ गया, फिर भी वो सिक्सर का रिकॉर्ड बना रहा है। तो आईआईएम उस पर स्टडी कर रहा है।
तो ये सारी खबरों को कहीं ना कहीं अखबार उठा रहा है ना। जब उसने पहली बार रिकॉर्ड बनाया था तो यही अखबार है जिन्होंने हाईलाइट किया था उनको। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चुनौतियां रहेंगी। आप पे रहेंगी। निर्भर करता है कि हम उन बच्चों का, विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन किस रूप में करते हैं और कैसे उनको क्रिटिकली सोचने समझने के लिए मजबूर करते हैं। ये एज ए टीचर, एज पेरेंट, आपकी हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो इस पूरे संदर्भ को इस रूप में जोड़ता हूँ। बाकी हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं, एवं युवा भी हैं। वो क्या सोचते हैं, जी यदि सर, संभव चैट हो उनके लिए तो आए हुए पार्टिसिपेट करें, नहीं तो फिर अपन समापन करेंगे। सर। चैट बॉक्स में काफी सारे कमेंट्स आए हैं, मैं एक बार है गो क्या? थ्रू हाँ, कर देती हूँ। बताइए उसमें कुछ हो हाँ, तो। और धनंजय जी का है, मीडिया शुड यूज प्रॉपर पर्पस, नाउअडेज पर्पस टू यूज मीडिया इज चेंज्ड। दिवाकर सर का मैसेज आया है, जर्मनी में वहां के लोग टैक्स में एक सर्टेन अमाउंट मीडिया हाउस के वर्किंग के लिए भी देते हैं ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बने रहे। ऐसे ही मॉडल्स हमें इंडिया में भी लागू करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए। और इसके बाद धनंजय सर का मैसेज है, इट इज अ चेंज एंड एवरी चेंज इज प्रीवियसली रिजेक्टेड, इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। धनंजय सर का एक और मैसेज है, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट चेंजिंग सिचुएशन अंटिल एवरीवन नॉट एबल टू चेंज इट इमीडिएटली, सो थिंक ऑन इट। Sir, jobs are there, but everyone wants to earn money in less time and in less efforts. Radhananjan sir का एक और मैसेज है, AI in technology is always for better use, but it's up to everyone how everyone is using it, जैसे अबनावत सर ने बताया भी। दिवाकर सर का मैसेज है, इंसाइटफुल सेशन। एंड सर ने सूर्यवंशी की बात की तो यहाँ पे 27 बॉल्स में 97 रन्स बनाए उस बच्चे ने, वो बिहार का ही है। उसके फादर ने उसको बहुत छोटी सी उम्र से बहुत ज्यादा, मतलब जो मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी थी, मुझे लगता है 8 से 10 किलोमीटर ट्रेवल करके उसे लेकर जाते थे और ट्रेनिंग करवाते थे क्रिकेट की। और आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। उसे अब एड्स मिलने लग गए हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब काफी कुछ इतने छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने कर लिया है। अच्छा अंजनी जी, जॉब्स की हम बात करते हैं, मुझे लगता है जॉब्स की बहुत कमी है। उस तरह जी के स्किल के लोग नहीं मिल रहे हैं। मेरे कुछ पत्रकार मित्र, जब मैं टीचिंग में था, वो कहते थे आप तो ऐसे बच्चे को भेज दो जिसकी हिंदी ठीक हो, ठीक तरह से लिख सकता हो स्पेलिंग, पत्रकार तो हम बना देंगे उसको। यहां तक बात आई है। तो मुझे लगता है कि उस तरह, जिस तरह की नीड्स हैं, वो पीढ़ी नहीं तैयार। किसी भी, केवल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूं मैं। तो जिनके पास स्किल्स हो गए, और अब तो एआई के दौर में जो स्किल्स इनके पास है वही टिकेंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि छोटे मोटे काम तो वही कर लेगा सब। कोई पीए की जरूरत नहीं है। आप खुद ही लेटर ड्राफ्ट कर लो, एक प्रॉम्प्ट दो, लेटर आ जाएगा, और उसी को आपने अपने लेटर हेड पे लिया और भेज दिया, फटाफट मेल कर दिया, तो वो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो ये सब काम तो ये कर ही लेगा आपके, है ना। सर, इसमें जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, उस दौर में सबसे मजेदार तथ्य ये है कि एक व्यक्ति है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि एक व्यक्ति है जो अखबार की रिपोर्टिंग करता है, उसके तुरंत बाद वो टीवी की रिपोर्टिंग करता है, और फिर वो डिजिटल के लिए खबर भेजता है। एक जो मीडिया हाउस है, वो अखबार भी चलाते हैं, वो टीवी भी चलाते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है। उसके अलावे वो पीआर का काम अलग कराते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर वो 3 स्टाफ रखेंगे तो नहीं भी तो कम से कम 20,000 देंगे, तो 60,000 रुपये हुए। और बाकी फिर उनका जो एचआर का जो मामला और साहब जो चौकीदारी का जो मामला रहता है, उन सब से निजात पाने के लिए उस अखबार नवीस को 10,000 या 20,000 जो भी तनख्वाह होती है, उसमें वो स्टोरी दे नहीं, वो स्टोरी अगर डिजिटल में लगी, अगर वो चैनल में लगी, तो उसके हिसाब से वो 1,000, 2,000, 5,000 रुपया के हिसाब से वो फिक्स कर देते हैं। तो उससे मीडिया हाउस की सिरदर्दी और जो पैसे हैं वो पैसे की बचत होती है। ये पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था। दूसरी बात की अखबारों में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रूफ रीडर का जिक्र किया, वो खत्म हो गई मामला। अब रिपोर्टर ही सब एडिटर है। बिल्कुल। जो खबरें, जो सैटेलाइट एडिशन से जो खबरें जा रही है, वो रिपोर्टर पूरी पेज बना के देता है। अर्थात वो रिपोर्टर कम सब एडिटर, कम पेज मेकर, कम कंप्यूटर ऑपरेटर, तो चार पदों को एक व्यक्ति चला रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो गुंजाइश है, वो चैनल हो चाहे अखबार हो चाहे डिजिटल में हो, उसमें गुंजाइश कम हो गई है।
और जो पत्रकार हैं उनको 2-3 तरह का काम और दिया जाता है कि अगर आप किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं या किसी नेता या सरकार या मंत्रियों से मिलते हैं तो विज्ञापन का भी आप ध्यान रखें और एक इंटरव्यू भी ले आए। तो उस इंटरव्यू में गुडी बातें करनी है ताकि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो भी मिलता रहे। तो बिजनेस कम रिपोर्टिंग हो गई, तो ये एक बड़ी सिरदर्दी हो गई है और इसलिए लोगों की जो रुचि है, मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों की रुचि जो है वो खबर से ज्यादा रील्स में हो गई और इंस्टाग्राम में हो गई, जिसमें नाच गाने और इस प्रकार के कुछ गड़मड़ चीजें जो हैं वो चीजें आ रही हैं और लोग बड़े बड़े मनोरंजन से और बड़े मनोयोग से उसको देखते हैं। अब कुछ अखबार या कुछ चैनल की बात अगर हम छोड़ दें जिसमें कुछ खबरें आती रहती हैं, जैसे कि कोरोना के समय में जो दिव्य भास्कर ही एकमात्र देश का अखबार था, गुजराती अखबार, जिसमें कि देवेन भटनागर जी थे जो भोपाल से ही हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और उसको लेकर पूरे देश में तहलका मचा। लेकिन फिर हम एआई पे बात आते हैं कि एआई में कुछ बड़े चैनलों ने क्या किया कि वो जो लाश थी, जो डेड बॉडी थी, उसको कहीं और एआई के जरिए दिखा के यह दिखाया कि बहुत बड़ी संख्या में कोरोना से लोग मारे गए। तो अब ये एआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। फिर जो मिडिल जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है उनमें ये हो रहा है। एक बहुत मशहूर जो है जो चैनल की जो थी वो लेडी जो रिपोर्टर है, उनके कारण से 15-20 जो है सो जवान मारे गए। तो इस तरीके की भी चीजें पूरी हो रही है क्योंकि अंकुश और नियंत्रण कहीं नहीं है। ये जो पीआरएसआई का आपने जिक्र किया या आपने पीआईबी का जिक्र किया या आपने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जिक्र किया या जगह अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पत्रकार का संगठन लेके काम कर रहे हैं, जिसमें पत्रकारों के हित की बात छोड़कर बाकी सारे हित हो रहे हैं, सारे हितों की बातें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में खबर को लेकर, और खबर अच्छी हो, सटीक हो, निष्पक्ष हो, इस पर कोई बात नहीं हो रही। धन्यवाद। चलिए सर। Sir, I would like to add one thing. Am I जी। audible? बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, यस। अंजनी जी, एक तो आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा एंड ऑफ कोर्स आई एम सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो यू आर देयर स्टिल विद मी इन द फेसबुक। बट लेट मी टेल यू, आज की डेट में जो पत्रकारिता है या हम मीडिया कहते हैं, इट इज आई थिंक प्रोबेबली मोर गाइडेड बाय बिजनेस मोटिव। ठीक है, दैट इज इजी वे ऑफ अर्निंग मनी, or I would say that a easy way of getting popularity and a stepping stone towards politics. Young generation इसी में interested है. Very easy way of getting popularity. But they're not interested in professionalism or service attitude of media. जी चलिए साहब, और कोई ऑब्जर्वेशंस? चलिए, तो इस चर्चा को अपन यहाँ समाप्त करते हैं और मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जी सर, बिल्कुल। रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर अंजनी कुमार झा सर, distinguished faculty members, scholars, students and all the participants who have been connected with us, thank you so much. It is my privilege and honor to propose the vote of thanks on behalf of Communication Today in Bharati Vidyapeeth, where the topic is globalization, digital media and artificial intelligence, reshaping communication in 21st century. For this, I guess there are very different expect considering globalization, digital media and artificial intelligence, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ग्लोबलाइजेशन किसके वजह से पॉसिबल है? डिजिटल मीडिया की वजह से। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके वजह से पॉसिबल है? डिजिटल मीडिया की वजह से। और कहीं ना कहीं हम डिजिटल मीडिया का और डिजिटल मीडिया के टूल्स का यूज कर रहे हैं ग्लोबल बनने के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं और ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं बनाया है, तो आई गेस कभी भी रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिल्कुल, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अच्छे से यूज कर सकते हो। अदरवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जिस्टेंस आपके लिए जीरो है अगर आप उसका यूसेज ही नहीं कर सकते। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को पैरेलल रखकर चलना है, तो कहीं ना कहीं हमें दोनों को ही शार्पन करना चाहिए और दोनों को ही यूज करना चाहिए अल्टीमेटली। बिकॉज अगर आप चीजों को यूज नहीं करेंगे तो उनपे जंग लग जाता है। तो हमें अपने इंटेलिजेंस को भी यूज करना है और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज करना है, बिकॉज हर टेक्नोलॉजी में हमेशा नए नए अपडेशन है।
So highlighting the remarkable evolution, जिस तरीके से हमने सारी चीजों को highlight किया, let me talk about that. We have highlighted the remarkable evolution of communication and traditional media system to globally interconnected digital networks. As we know, more than 5 million people worldwide now use internet and social media platform have become major source of information, interaction and public discourse. In this rapidly changing environment, artificial intelligence is revolutionary content creation, audience engagement, and news dissemination, language translation, data analysis, and personalized communication experiences as well. So when we talk about AI, artificial intelligence, ये कहीं ना कहीं हमें सारी चीजों को काम करने का एक opportunity है, एक platform है. बस हमें ये ध्यान रखना है कि we have to use it in a right way. Through this session, we will be able to build understanding how AI power technology and reshaping journalism, public relation, advertising, education, digital storytelling. At the same time, the session reminded us how important is to differentiate misinformation, algorithm biasness, privacy, and digital ethics, and the need of responsible media practices. सर ने हमेशा ये इस चीज का जिक्र भी किया है. I would also like to express my sincere and special thanks to Banawat sir and Professor M.N. Huda sir because they are the strongest pillar जिसके वजह से हम इतने सारे information को gather कर पा रहे हैं, इतने सारे speakers को सुन पा रहे हैं और इतनी सारी topics के बारे में अपनी knowledge को और add on कर पा रहे हैं. Special thanks to all the participants जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, the backend team, Jain sir, Pushpinder sir, and all of us, those who are listening to us. Thank you everyone who have been gathered with us and see you in the next webinar which is on 8th. चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रियंका जी को भी वोट ऑफ थैंक्स के लिए. और जैसा उन्होंने सूचना दी, हमारी अगली वेबिनार 8 जून को है. उसका विषय है विजुअल स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेटिंग बियॉन्ड वर्ड्स. माखालाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके एसोसिएट प्रोफेसर और फॉर्मर हेड हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, वो अपने से बातचीत करेंगे. तो 8 जून को शाम को